जय साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जकाब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मनोविज्ञान के बेहतरीन सेशन के साथ हम लोग निरंतर क्या कर रहे हैं, वीडियोज आती जा रही हैं और हम लोग सेशन को डिस्कस करते जा रहे हैं। तो उसी क्रम में क्या किया मैंने कि आज फिर आगे चले हम लोग। तो व्यक्तित्व के जो सिद्धांत थे, नियम थे, वह क्या किए हमने समाप्त कर दिए। अब व्यक्तित्व के मापन एवं परीक्षण को देखेंगे। तो आज मैं ये क्लास क्या करूँगा, समाप्त कर दूँगा, क्योंकि थोड़ा सा सेशन को जल्दी से लेके चलेंगे, क्योंकि इतना देर लगेगी तो अभी बहुत ऐसी टॉपिक हैं जिस पे डिस्कस करना अभी बचा हुआ है, तो वो भी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो मैं सीटेट के पहले तो आप जान लीजिए कि पहले आपके सामने सीटेट है, तो इसलिए मैं टोटल सीटेट बेस्ड ही उन कंटेंटों को मैं लेके चल रहा हूँ जो कि सीटेट में जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस एनालाइज किए जाते हैं या पूछे जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो सिद्धांत होते हैं, जैसे कि सीखने के अधिगम के सिद्धांत, इससे क्वेश्चंस अब सीटेट में बहुत ही कम बनने लगे हैं। आप लगभग पिछले 3-4 साल के पेपर उठा के देखिए, एक आध दो क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं। बाकी क्वेश्चन व्यक्तित्व से, बुद्धि से आपका आ जाएगा, बाल अपराध से आ जाता है, ठीक है, सामाजिक लैंगिक विकास से आ जाता है, अर्थात जिसे कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं, ठीक है, समस्या समाधान से आ जाता है, आपका चिंतन कल्पना तर्क से आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है। अवस्थाओं से आता है, इतिहास से आ जाता है। तो पेडागॉजी में इसका महत्व होता है, इसलिए क्या होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादातर पुटअप करते हैं। सृजनात्मकता से आ जाता है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से आता है, पियाजे के सिद्धांत से आता है ना, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आता है। तो ये मेन चीज़ें क्या करेंगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, जो कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आगे जो टॉपिक बचे हैं आप लोग को बता ही रहा हूँ कि आज व्यक्तित्व मापन एवं परीक्षण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो भी अगली टॉपिक होगी मैं अपने अनुसार देख लूँगा कि कौन सा आप लोगों के अनुसार उचित रहेगी, ठीक है। तो अपने अनुसार उसको देख के एक व्यवस्थित ढंग से मैं आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत कर दूंगा। तो आइए देखते हैं व्यक्तित्व के मापन एवं परीक्षण, ठीक है। व्यक्तित्व मापन एवं परीक्षण अर्थात व्यक्तित्व का क्या मापन और परीक्षण कैसे किया जाता है। तो आपको बता दें, जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है वो उसमें 3 विधियां आती हैं, ठीक है। व्यक्तित्व मूल्यांकन में 3 विधियां आती हैं। व्यक्तित्व मूल्यांकन, ठीक। व्यक्तित्व मूल्यांकन में क्या होता है, 3 विधियां आती हैं। और ये 3 कौन कौन सी हैं, तो ये जो 3 हैं वह पहले तो आ जाती है, ध्यान दीजिए, ऐसे बना लीजिए, ठीक, आप भी बना लीजिए अगर बनाना चाहें। तो इसमें पहला आ जाता है वस्तुनिष्ठ विधियां, ऑब्जेक्टिव मेथड्स। क्या आ जाता है, नहीं रुकिए, इससे लिखते हैं, वस्तुनिष्ठ विधियां आ जाती हैं। वस्तुनिष्ठ विधियां जिसे ऑब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। मैं इंग्लिश बोलता चला जाऊंगा, आप लोग जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वह अपना लिख लेंगे, ठीक है। एक व्यक्तित्व मूल्यांकन है तो पर्सनालिटी मेजरमेंट असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या आ जाएगा, आत्मनिरीक्षण विधियां या आत्मनिष्ठ विधियां जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मनिष्ठ विधियां, ठीक है। आत्मनिष्ठ विधियां हो जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड, सब्जेक्टिव मेथड। अगला आ जाता है प्रक्षेपी विधि। क्या, प्रक्षेपी विधि, ठीक है साथी, प्रक्षेपी विधि। इसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड। आत्मनिष्ठ को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव मेथड। लिख ही लीजिए, नहीं तो कहेंगे आप लोग की। और वस्तुनिष्ठ को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव मेथड। अब क्या होता है, जैसे कि आपको क्या मिलते हैं एग्जाम में, ऑप्शंस मिलते हैं ना, तो वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, आपके मापन ही तो हो रहा है। आत्मनिष्ठ क्या होते हैं, जो सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि जो सब्जेक्टों पर आधारित होते हैं वो सब्जेक्टिव मेथड होते हैं। प्रक्षेपी विधियां प्रोजेक्ट के मेथड, जो आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है, उसमें देखा जाता है कि आप किस तरह से क्या कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, ठीक है। तो आत्मनिष्ठ विधियों में क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, बस इनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और मैं इसमें जो मुख्य तत्व हैं मैं उनको आपको बताता चलूँगा। तो पहली जो आ जाएगी आत्मनिष्ठ विधि, क्योंकि जो
थोड़ी थोड़ी हैं, 2 2 3 3 4 4 पॉइंट की, उनको मैं बता देता हूँ। जो सबसे बड़ी है वो सबसे लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं फटाफट से। आत्मनिष्ठ विधि, इसमें किसको लेंगे पहले? आत्मनिष्ठ विधि को। आत्मनिष्ठ विधियाँ, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या शामिल है। इसमें मित्र शामिल है आपका अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि और जीवन इतिहास विधि। कौन कौन सा शामिल है? अवलोकन विधि, लग रहा है एक दिन में खत्म नहीं हो पाएगा इस क्लास में। अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि और जीवन इतिहास विधि। कौन सी? जीवन इतिहास विधि। अब ध्यान दीजिए अवलोकन विधि क्या होता है, तो पहला पॉइंट करिए अवलोकन विधि। कौन सी? अवलोकन विधि। तो जो अवलोकन विधि होती है मित्र, उसमें क्या होता है कि जैसे किसी चीजों का अवलोकन किया जाता है, ठीक है, उसको देख के समझा जाता है, ठीक। तो इस विधि को प्रेक्षण विधि भी कहते हैं, क्योंकि यह एक प्रत्यक्ष विधि है जिसमें क्या करता है, व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण किया जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि व्यक्ति विभिन्न गतिविधियों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करता है। इसीलिए इसे प्रेक्षण विधि, क्या? प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि? प्रेक्षण विधि भी कहते हैं, ठीक है। यह हो जाती है आपकी अवलोकन विधि। अब प्रेक्षण विधि में 2 प्रकार किया जाती है, सहभागी प्रेक्षण, गैर सहभागी प्रेक्षण, ठीक है। अब इसमें भी अगर प्रेक्षण विधि को कह दें, अगर प्रेक्षण कैसे होता है, तो कहेगा प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, प्रेक्षण किया जाता है। तो ये 2 प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है सहभागी, जिसमें लोगों की सहभागिता होता है, और एक होता है गैर सहभागी। क्या हो जाता है? गैर सहभागी, ठीक है। अब सहभागी क्या होगा? ऐसी प्रेक्षण विधियां होंगी अवलोकन के माध्यम से जो आपकी खुद क्या करेंगी, मदद करेंगी सीखने में। स्वयं से क्या करेंगी? स्वयं से मदद करेंगी सीखने में, ठीक है, सीखने में। और ये गैर क्या होती है? ये प्रकृतिवादी होती हैं। क्या? प्रकृतिवादी प्रेक्षण विधि होती है। क्या? प्रकृतिवादी हो, प्रकृति को क्या करना, देख के प्रेक्षण करना, समझना, उसके बारे में सोचना, प्रकृति के हिसाब से चलना, ठीक है। दूसरा क्या होता है? साक्षात्कार विधि, ठीक है। कौन सी विधि? साक्षात्कार विधि। आगे देखते हैं दूसरा। इतना डीप में आप लोगों को पढ़ाना पड़ जाता है ना कि बहुत टाइम लग जाता है। साक्षात्कार विधि, तब भी आप लोगों को लगता है कि मास्टर मेहनत नहीं कर रहे, है ना, तब भी लगता है। यह एक जटिल विधि मानी जाती है। क्या? यह एक जटिल विधि होती है, जटिल विधि मानी जाती है, ठीक है। और आपको बता दें कि यह जटिल विधि क्यों मानी जाती है। तो वुडवर्थ ने कहा था कि साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्तित्व को समझने की विधि है। किसने कहा था? तो वुडवर्थ ने कहा था कि जो साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा समझने की विधि है। साक्षात्कार जो साक्षात्कार विधि है वो क्या है? संक्षिप्त साक्षात्कार विधि
संक्षिप्त वार्तालाप के द्वारा साक्षात्कार विधि संक्षिप्त वार्तालाप के द्वारा व्यक्तित्व को समझने वाली विधि है। व्यक्तित्व को समझने वाली विधि है। और किसने कहा ये? तो अभी मैंने क्या बताया, किसको? वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि यह किसके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ के द्वारा किया गया है। तो ये साक्षात्कार विधि होती है। ठीक है, बताइए इसमें कोई दिक्कत? अब साक्षात्कार में आ जाते हैं। साक्षात्कार में होता क्या है? तो साक्षात्कार में देखिएगा जो चीज़ें होती हैं उसमें दो तरह का होता है। एक होता है निर्देशित साक्षात्कार, एक होता है अनिर्देशित साक्षात्कार। ठीक है, साक्षात्कार में दो हो जाते हैं। साक्षात्कार में क्या हो जाते हैं? दो हो जाते हैं। एक होता है निर्देशित साक्षात्कार। पहला क्या हो जाएगा? निर्देशित साक्षात्कार। निर्देशित साक्षात्कार। और दूसरा क्या हो जाता है? अनिर्देशित साक्षात्कार। इसको और मैं नीचे खींचता हूँ, और थोड़ा नीचे खींचता हूँ। अनिर्देशित साक्षात्कार। ठीक है, साक्षात्कार हो जाता है। अब निर्देशित साक्षात्कार में क्या आता है? तो नियंत्रित साक्षात्कार, निश्चित प्रश्न। क्या आता है? नियंत्रित साक्षात्कार, नियंत्रित। ठीक है, और क्या आता है इसमें? निश्चित प्रश्न और सुनिश्चित योजना। क्या होता है? निश्चित प्रश्न और सुनिश्चित योजना। क्या होता है? सुनिश्चित योजना हो जाता है। अर्थात निर्देशित साक्षात्कार में नियंत्रित साक्षात्कार, ठीक है, नियंत्रित साक्षात्कार, निश्चित प्रश्न वाले साक्षात्कार और सुनिश्चित योजना होती है। और अनिर्देशित साक्षात्कार में क्या होता है? तो इसमें होता है स्वतंत्र साक्षात्कार, स्वतंत्र साक्षात्कार। दूसरा आता है मुक्तोत्तर प्रश्न, मुक्तोत्तर प्रश्न। और ये होता है अनिश्चित योजना। बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको? बताइए इसमें कोई समस्या? अब नियंत्रित साक्षात्कार क्या होता है? इसमें विषय वस्तु को, इसमें ध्यान से देखिएगा, विषय वस्तु को किसी एक रूप में रखा जाता है, रखा जाता है। दूसरा, इसमें विषय वस्तु का चयन निश्चित होता है। इसमें क्या होता है? योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और अनिर्देशित में क्या होता है? स्वतंत्र साक्षात्कार होता है। अर्थात जो होता है आप स्वतंत्र होते हैं इसमें, स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में विषय वस्तु का चयन करते हैं, विषय वस्तु का चयन करते हैं, मतलब जिस पे आपको देना है। मुक्तोत्तर पर इसमें ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं
जिनका 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 ऐसे प्रश्न जो ऐसे प्रश्न जो दोनों तरफ से होने वाले वार्तालाप में होते हैं, होने वाले वार्तालाप, अर्थात कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछना उत्तर देना। ठीक है, अगला आ जाता है अनिश्चित योजना। इसमें योजना क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, या अनियंत्रित परिस्थिति भी इसको कह सकते हैं। इसको एक और लिख सकते हैं, अनियंत्रित परिस्थिति। मतलब यह ऐसी परिस्थिति होती है जो नियंत्रित नहीं होती, अर्थात कह सकते हैं ऐसे नॉर्मल बिहेवियर में क्या सामान्य रूप में विषय वस्तु का, देखिए मैं एग्जैक्ट लिख रहा हूं इसलिए कि क्योंकि यही आपके एग्जाम में आने वाला है, जो आपको व्यवहारिक भाषा में समझाऊंगा वो नहीं। तो सामान्य रूप में विषय वस्तु का चयन करना। और ध्यान रहे इसमें यह अनियंत्रित परिस्थिति इसलिए बनती है कि इसमें नियंत्रण नहीं होता, इस विषय वस्तु में विषय वस्तु का नियंत्रण नहीं होता। अर्थात वह क्या करता है, एक इसमें कोई योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं किया जाएगा। मान लीजिए अभी उसका साक्षात्कार हो रहा है मैथमेटिक्स से, तो हिंदी में भी हो गया, फिर इंग्लिश में भी हो गया, फिर संस्कृत में भी हो गया, मनोविज्ञान में हो गया, ऐसे, तो वो अनियंत्रित होता है। और इसमें क्या, मैंने कहा कि नियंत्रित साक्षात्कार, अच्छा इसमें विषय वस्तु को एक रूप में रखा जाता है, मतलब नियंत्रित होती है कि आपको इतने टॉपिक से इतने टॉपिक तक आपको साक्षात्कार किया जाना है और आपको इसका क्या करना है, जवाब देना है। इसमें निश्चित प्रश्न होते हैं, अर्थात इसमें विषय वस्तु का चयन जो होता है वो सुनिश्चित कर दिया जाता है। जैसे कि आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो विषय वस्तु क्या रहती है, सुनिश्चित रहती है। आपको एक क्वेश्चंस मिलते हैं और उस पर 4 ऑप्शंस मिलते हैं कि नहीं, तो उसमें विषय वस्तु क्या है, सुनिश्चित है। आगे चलते हैं सुनिश्चित योजना। ठीक है, इसमें निश्चित प्रश्न होते हैं, जो प्रश्नों को आप क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। तो सुनिश्चित योजनाबद्ध तरीके से विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जब बैठते हैं तो आप देखते हैं ना कि योजनाबद्ध तरीके से क्या किए गए रहते हैं, क्रमबद्ध तरीके से क्या किए गए रहते हैं, प्रश्न और उसके ऑप्शंस तैयार किए गए होते हैं। ठीक है, वो वस्तुनिष्ठ विधि ही है। अनिर्देशित साक्षात्कार में स्वतंत्र साक्षात्कार, अर्थात स्वतंत्र अवस्था में विषय वस्तु का चयन हो सकता है। मुक्तोत्तर प्रश्न, ऐसे प्रश्न होते हैं जो दोनों तरफ से क्या आदान प्रदान होता है, अर्थात उनको जो डाउट है वो पूछ सकते हैं उनसे, और उसको जो पूछना है वो उससे पूछ सकता है, तो दोनों तरफ से होता रहता है। अनिश्चित योजना या अनियंत्रित परिस्थिति, तो अनियंत्रित परिस्थिति का मतलब ये होता है सामान्य रूप में विषय वस्तु का चयन होता है, इसका तात्पर्य है, और विषय वस्तु का नियंत्रण नहीं होता, अर्थात विषय वस्तु एक से दूसरे में जंप कर सकती है। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि नहीं हो गया, बताइए। मिटाएं आगे चलें तो बताइए। जीवन इतिहास विधि पे चलेंगे अभी। पहला हो गया इसका अवलोकन विधि, दूसरा हो गया साक्षात्कार विधि, अब बची है कौन सी, जीवन इतिहास विधि। बताइए, चले जीवन इतिहास विधि पर, आइए चलते हैं जीवन इतिहास विधि। इसको देखते हैं कि जीवन इतिहास विधि क्या होती है। आत्मनिष्ठ विधियां में चल रहे हैं अभी। देखिए अभी ये कितना टाइम लेगा, बहुत काफ़ी टाइम ले लेगा ना। वस्तुनिष्ठ विधियां पढ़ेंगे, आत्मनिष्ठ विधियां पढ़ेंगे, प्रक्षेपी विधियां पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि 2 क्लास तो मुझे लग रहा है कि बन ही जाएगी। कितना हो जल्दी मैं करूँ आपको। मैंने क्या बताया, जो तीसरी विधि थी इनकी वह क्या थी, जीवन इतिहास विधि। कौन सी विधि, जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि। अब यह विधि क्या होती है, इसमें पहले तो एक आपको बता दूं, एक घटनावृत्त तैयार किया जाता है। ठीक है, इस विधि के अनुसार, इस
विधि के अनुसार व्यक्ति का, इस विधि के अनुसार क्या किया जाता है, व्यक्ति के विगत जीवन का, व्यक्ति के विगत जीवन का विकासात्मक, क्या, विगत जीवन का विकासात्मक घटनावृत्त तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, घटना वृत्त तैयार किया जाता है। एक विधि एक दिन पढ़ेंगे, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब एक दिन एक विधि पढ़ेंगे तो समझने में भी आसानी हो जाएगी। इसमें क्या था कि इसमें एक क्या आते हैं कि गार्डनर और मर्फी, कौन आते हैं, गार्डनर और मर्फी, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक है, गार्डनर एवं मर्फी। यह क्या कहते हैं इस विधि को, ध्यान से देखिएगा। यह इस विधि को क्या, पहले तो मौखिक विधि की संज्ञा दिए हैं। क्या, किस विधि की, मौखिक विधि की संज्ञा दिए हैं। यह कहते हैं कि जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति का जैसा कि आज, यह कहते हैं जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति का जैसा आज, ठीक है, जैसा आज है उसको क्या किया जाता है कि क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आज है उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इन्होंने इस विधि को क्या कहा, मौखिक विधि भी बोला, मौखिक विधि भी बोला, ठीक है। अर्थात इस विधि को बातचीत के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज, इसमें कमियां क्या था कि अब जैसे कि आपसे कोई बात पूछी जाएगी, आपके जीवन इतिहास के बारे में जब चर्चा की जाएगी, तो कुछ आपके जो डार्क शेड पक्ष होते हैं उसको क्या करेंगे, आप छुपा लेंगे, पूरी तरह से नहीं बता पाएंगे, तो एक्चुअल में व्यक्तित्व की पहचान कर पाना मुश्किल है, ठीक है। तो आपका ये क्रमिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जीवन के प्रारंभ से शुरू हुआ, अर्थात जब आप बचपन में थे, फिर उससे बड़े हुए तो बाल्यावस्था में कैसे थे, बाल्यावस्था में आप क्या क्या कार्य करते थे, फिर उसके बाद किशोरावस्था में, फिर उसके बाद क्या, प्रौढ़ावस्था में, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ये वृद्धावस्था। तो ये पूरे जीवन वृत्तांत का क्या होता है, इसमें परीक्षण किया जाता है, या कह सकते हैं इसका अध्ययन किया जाता है पूरा वृद्धावस्था तक, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका व्यक्तित्व निकल के आता है वही क्या कहलाता है, जीवन इतिहास विधि के अंतर्गत आता है। अब जैसे कि मान लीजिए बचपन में तो आप क्या ही छिपाएंगे, अगर मम्मी पापा से पूछा जाएगा तो मम्मी पापा ज़्यादातर बच्चों की बात, बचपन में बच्चे होते हैं तो उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं होती, तो यहाँ पे नहीं छुपा सकते। लेकिन बाल्यावस्था में कुछ ऐसे कांड होते हैं, क्या करते हैं, छुपा लिए जाते हैं। किशोरावस्था में तो आपको पूछना ही नहीं है, कभी लड़ाई झगड़ा भी कर लेंगे, दूसरों को मार देंगे, गाली गलौज दे देंगे, झगड़ा कर लेंगे, रोड अपने विद्यालय में ही लड़ाई कर लेंगे। तो ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिनको छिपा दिया जाता है। आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल नहीं बताएंगे कि आपने क्या किया, लड़ाई झगड़ा किया है, ठीक है। बताइए यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया जीवन इतिहास विधि क्या है। तो जीवन इतिहास विधि यही है, बताइए इसमें हो गया यह। तो आगे चले, चलिए आते हैं, मिटा दें इसको। मुख्य पॉइंट मैं लिखता हूं, व्यक्तित्व मूल्यांकन की आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां और प्रक्षेपी विधियां, ये तीन मैंने बताया था व्यक्तित्व मूल्यांकन की तीन विधियां, ठीक है। वस्तुनिष्ठ विधियां, आत्मनिष्ठ विधियां और प्रक्षेपी विधियां, ठीक। अब आते हैं किस पे, वस्तुनिष्ठ विधियों पे आते हैं। किस पे आते हैं, वस्तुनिष्ठ विधियां। कौन सी विधि देखेंगे, वस्तुनिष्ठ विधि देखेंगे।
वस्तुनिष्ठ विधियां, ठीक है, व्यक्तित्व मापन में वस्तुनिष्ठ विधियां, ऑब्जेक्टिव मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह भी 3 प्रकार की होती है, प्रश्नावली विधि, निर्धारण मापनी और स्थिति परक परीक्षण। क्या होता है इसमें देख लीजिए, प्रश्नावली विधि, ठीक, प्रश्नावली विधि हो जाएगी, और निर्धारण मापनी, निर्धारण मापनी, और तीसरा जो हो जाएगा इसका वह क्या हो जाएगा, तीसरा जो हो जाता है स्थिति परक परीक्षण, स्थिति परीक्षण, ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक। वस्तुनिष्ठ में 3 प्रकार की विधियां, प्रश्नावली विधि, निर्धारण मापनी और स्थिति परक परीक्षण, ठीक। अब प्रश्नावली विधि में क्या होता है देखिए, इसका जन्मदाता भी कहा जाता है, एक है, क्या है, गाल्टन है, ठीक है। सन 1880 में क्या किए थे, इसके प्रश्नावली विधि का निर्माण किए थे, लेकिन वुडवर्थ द्वारा 1918 में व्यक्तिगत सूचना प्रबंध के इस विधि का वास्तविक प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, इस विधि की प्रश्नावली विधि, पहला पॉइंट, कौन सी विधि, प्रश्नावली, प्रश्नावली विधियां, ठीक। आते हैं इसमें, अब इसका प्रारंभ क्या माना जाता है, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा 1880 में इस विधि का प्रारंभ फ्रांसिस गाल्टन द्वारा 1880 ईस्वी में, कब किया जाता है, 1880 में किया गया। लेकिन वुडवर्थ के जो 2019, मेरा अभी दिमाग ना, वुडवर्थ के द्वारा 1918 ईस्वी में क्या किया गया, एक इनके तहत व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र तैयार किया गया, ठीक है, व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र, व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र, ठीक है। क्या किया गया, व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र तैयार किया गया, जिसको पर्सनल डाटा शीट कहा जाता है। यहाँ से क्या किया गया, इसकी शुरुआत मानी जाती है, इस विधि के वास्तविक प्रारंभ माना जाता है के द्वारा से, ठीक है, प्रपत्र से वास्तविक प्रारंभ माना जाता है, वास्तविक प्रारंभ माना जाता है, वास्तविक प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या था, प्रश्नावली विधि में, इस विधि में क्या किया जाता था, व्यक्ति को प्रश्नावली दे दी जाती थी, इस विधि में व्यक्तियों को प्रश्नों की प्रश्नावली दे दी जाती थी, दे जाती थी, तथा इसका उत्तर हाँ या ना में देना रहता था। यह कौन थी विधि, प्रश्नावली विधि थी, ठीक है। इसलिए इसको कागज पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं, जैसे लिख कर टिक लगा के करना था, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कागज पेंसिल परीक्षण विधि, कागज पेंसिल परीक्षण विधि, ठीक है। तो यह कौन सी विधि होगी, प्रश्नावली विधि, ठीक है। यह एक स्वनिर्धारण मापनी है, जिसमें व्यक्तित्व का परीक्षण व्यक्ति के द्वारा उत्तरों की सहायता से किया जाता है, ठीक। अब इसमें देख लीजिए कि इसमें 4 प्रकार बताए गए, उसमें ध्यान दीजिएगा। पहला का बंद प्रश्नावली, हाँ नहीं में उत्तर देना था। अब देख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट है। यह क्या सा थी,
मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है प्रश्नावली विधि। कितने प्रकार की, ध्यान दीजिए, प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि 4 प्रकार की। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, 4 प्रकार की होती है। अब उसमें 4 प्रकार कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मैं बता देता हूं, ठीक है। पहला क्या था, बंद प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली। पहले मैं इसको लिख लेता हूं सारी प्रश्नावलियों को, फिर उसके बाद आपको बता दूं। खुली प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, ठीक है। अगला था सचित्र प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली। और एक था मिश्रित प्रश्नावली, ठीक है। अर्थात जब इतना कुछ सीख गए तो एक मिश्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली, ठीक है साथी। ये कितने प्रश्नावलियां, 4 प्रकार की प्रश्नावलियां थी। अब ध्यान दीजिए, बंद प्रश्नावली में क्या था कि जो इसका उत्तर था, आंसर दिया जाता था, इसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता था, हाँ या नहीं में दिया जाता था। और जो खुली प्रश्नावली विधि थी, इसका पूरा उत्तर लिखना पड़ता था। क्या, पूरा उत्तर लिखना। मतलब क्या करना था, लिख के बताना। सचित्र का चित्र पर निशान लगाकर उत्तर देना, चित्रों पर निशान लगाकर उत्तर देना, ठीक है। और मिश्रित प्रश्नावली में क्या होता था, मिश्रित प्रश्नावली जो होती थी, सभी प्रकार की प्रश्नावलियों का यह मिश्रण होता। तो मैंने कहा ना कि सबको मिला दिया गया, तो सभी प्रकार की प्रश्नावलियों का मिश्रण होता था। क्या होता था, मिश्रण होता था, ठीक है मित्र। सभी प्रकार की प्रश्नावलियों का क्या होता था, मिश्रण होता था। एक सेकेंड, थोड़ा सा इंक फिल कर ले, लग रहा है कि हल्की पड़ रही है ना, हल्की पड़ रही है, हाँ, थोड़ा सा इंक ले ले। तो इस तरह से क्या किया गया, प्रश्नावली विधियों का निर्माण किया गया, है ना। अब इससे क्या होता था कि किसी भी व्यक्तित्व का व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता था। मुझे आज तक नहीं समझ में आता इससे क्या ही व्यक्तित्व परीक्षण कर पाएंगे। अब उनके उसमें सोचने का तर्क ही अलग रहा होगा, ठीक है। कि जैसे कि कोई चित्र पर गलत चित्रों पे निशान लगा दिया तो उसका व्यक्तित्व कैसा हो सकता है। उसमें हर प्रकार के चित्र दिए जाते रहे होंगे, तभी तो हर प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाते होंगे। ऐसे क्वेश्चन जो कह सकते हैं कि 2 तरीके से दो ड्यूल मीनिंग वाले क्वेश्चंस रहते होंगे, क्योंकि उसमें देखा जाता है कि कौन व्यक्ति पॉजिटिव उसका आंसर देता है। बताइए, इतना क्लियर है आपको, बताइए। तो आगे चले, निर्धारण मापनी पर चलते हैं, आगे चले साथी, आगे बताइए। चलिए आते हैं निर्धारण मापनी पर। किस विधि पर, निर्धारण मापनी विधि पर। अब इसमें देखिएगा क्या होता है। तो निर्धारण मापनी विधि में निर्धारण मापनी विधि, आज मैं इसको बता दूं, कल उसको खत्म कर दूंगा, ठीक। इसकी एक विधि रह जाएगी, ये दूसरी विधि है इस वाले की, किसकी, वस्तुनिष्ठ विधि में दूसरी मैं बता रहा हूं। तो कल इसकी तीसरी, ठीक है, तीसरी विधि, और जो उसमें क्या है प्रक्षेपी विधि थी उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें जो था, आइए देखते हैं कौन सा आपका प्रक्षेपी विधि को कल मैं पूरा बता दूंगा, आज मैं इसको खत्म ही कर देता हूं। निर्धारण मापनी विधि कौन सी बच्चा, निर्धारण मापनी विधि, इसको क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल। निर्धारण मापनी विधि, इसमें कुछ नहीं है, बस कथन ही तो लिखना है, ठीक है। तो इस विधि का कह सकते हैं कि इसका
सूत्रपात किसने किया था? तो फेकनर ने किया था। किसने? फेकनर ने किया था। इस विधि का सूत्रपात किसने किया था? तो फेकनर ने किया था। एक सेकेंड साथी रुकिए, लैपटॉप को सामने रख लेने दीजिए, सही से दिख रहा। किसने किया था? तो फेकनर ने किया था। इस विधि का सूत्रपात, इस विधि का सूत्रपात फेकनर ने किया, फेकनर ने किया तथा प्रकाशन वुडवर्थ के द्वारा किया गया। अब देखिए कितना डीप है यार, ये कितना डीप में है, आप समझ सकते हैं कि अब इस विधि का सूत्रपात किसने किया? तो फेकनर ने किया। और इस विधि का प्रकाशन किसने किया? तो किसने किया था? तो वुडवर्थ ने किया था। और आपको बता दें कि निर्धारण मापनी का प्रकाशन का श्रेय, अरे वुडवर्थ लिख दिए क्या, गाल्टन को ना जाता है। गाल्टन थे ना, वुडवर्थ थोड़े थे। कौन थे? गाल्टन ने किया था। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा इस विधि का क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। और यही गाल्टन है जो 1880 में अभी आपको बताए हैं किस विधि की? प्रश्नावली विधि के जनक माने जाते हैं। तो यही गाल्टन क्या करते हैं कि 1883 में प्रथम निर्धारण मापनी को प्रकाशित करते हैं। ठीक है, गाल्टन के द्वारा 1883 में प्रथम निर्धारण मापनी विधि का क्या किया था इन्होंने? विधि को प्रकाशित किया। निर्धारण मापनी विधि प्रकाशित किया, जिसका नाम क्या रखे थे यह? तो क्या रखे थे? तो बिंब सृष्टि से संबंधित था। ठीक है, बिंब सृष्टि से क्या था? यह संबंधित था, बिंब सृष्टि से संबंधित विधि थी। ठीक, दूसरी बात, अब यही स्ट्रैक क्या कहते हैं कि निर्देशित निरीक्षण ही निर्धारण है। ठीक है, स्ट्रैंग कहते हैं, स्ट्रैंग की निर्देशित निरीक्षण ही क्या है? निरीक्षण ही मापन है। अर्थात जैसे किसी को हम निर्देश दिए और वह उस कार्य को कर रहा है, तो उसका हमने क्या किया? निरीक्षण किया। इससे हम क्या किए? जान गए कि यह कैसी विधि है या इसका व्यक्तित्व कैसा है। क्लियर है कि नहीं? बताइए इतना तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्थिति परक परीक्षण। कौन सा? स्थिति परक परीक्षण, ये तीसरा वाला। स्थिति परक परीक्षण ये दूसरा था, ये आपका पहला है और यह तीसरा है। क्या है? स्थिति परक परीक्षण। ठीक है साथी, अब इसमें क्या होता है? स्थिति परक परीक्षण में यह परीक्षण, जैसे कि आपको बता देता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसमें क्या किया जाता था? जो अधिकारियों का चयन किया जाता था, अधिकारियों का चयन हुआ था इस विधि के अनुसार, अर्थात परिस्थितियों पर आधारित था। किस पे था? परिस्थितियों पर क्या था? यह आधारित था। जैसे अब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय परिस्थितियां क्या बनी रही होंगी, यह आप समझ सकते हैं कि नहीं?
ठीक। और यहाँ पे जैसे कि एक उद्देश्य होता था ना, अब जो अधिकारियों का चयन किया गया, इनको कहा गया जिस भी रेजिमेंट में इनको शामिल किया गया, इनको टास्क दिया जाता कि आपको उस रेजिमेंट में शामिल कर रहे हैं तो इस रेजिमेंट का काम होगा कि उस जैसे उस जगहों को क्या करना, या उस जगह से जो भी लड़ाई मतलब दूसरे विपक्षी टीम है उसको क्या करना, वहाँ से भगा देना। तो यह क्या था, उद्देश्य निर्धारण था। तो अब उसके द्वारा व्यक्तित्व का क्या किया जाता था, उस समय स्थितियों के अनुसार परीक्षण किया जाता था। ठीक है, तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय या क्या विधि प्रचलित हुई जिसमें अधिकारियों के चयन किया गया, यह परिस्थितियों पर आधारित विधि थी। ठीक है, इसी तरह एक आते हैं हर्ट सोरने, उनकी एक पुस्तक है स्टडीज इन डिसीट, स्टडीज इन डिसीट। कौन है, तो हर्ट सोर्न है, हर्ट सोर्न, इनकी पुस्तक है, क्या है पुस्तक जिसका नाम क्या है, तो मैंने क्या कहा, स्टडीज इन डिसीट। ध्यान दीजिएगा, स्टडीज इन डिसीट। अब यह क्या है, जर्मन भाषा का मुझे तो लग रहा है कि यह क्या है, शब्द है। अब यह इस विधि का प्रयोग चरित्र शिक्षा जांच में के लिए किया गया था। किस विधि का, स्टडीज इन डिसीट विधि का प्रयोग क्या किया गया था, चरित्र शिक्षा जांच के लिए किया गया था। चरित्र शिक्षा जांच के लिए क्या किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। और आप समझ देख ही पा रहे हैं कि यह क्या थी, स्थिति परक विधियां थी। ठीक है ना, कैरेक्टर एजुकेशन इंक्वायरी, CEE कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कैरेक्टर एजुकेशन इंक्वायरी। ठीक है ना, तो इसको CEE कहते हैं। तो CEE विधि किस मापन से, किसके मापन संबंधित है, तो व्यक्तित्व मापन से संबंधित है, हर्ट सोर्न के अनुसार। ठीक है, उनकी पुस्तक स्टडीज इन डिसाइट, क्या डिसाइट या डिसीट कह सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए कह सकते हैं। स्थिति परक परीक्षण को 2 उदाहरण प्रस्तुत किए गए। स्थिति परक परीक्षण कौन सा साथी, जो स्थिति परक परीक्षण था, स्थिति परक परीक्षण, यह 2 रूपों से बताया गया। ध्यान दीजिए कौन सा, तो एक समाज मिति विधि और मनोनाटक। ठीक है, एक समाज मिति विधि और एक मनोनाटक विधि। पहला क्या है, समाज मिति विधि, और दूसरा मनोनाटक विधि। इसको क्या कहते हैं, साइको ड्रामा मेथड। ठीक है, क्या कहते हैं, साइको ड्रामा मेथड। इसको क्या कहते हैं, सोशियोमेट्रिक मेथड। सोशियोमेट्रिक मेथड, बताइए इसको कहते हैं। तो आपको बता दो स्थिति परक परीक्षण में जो 2 उदाहरण प्रस्तुत किए गए, ठीक है, स्वीकृत है, जिनका ये उदाहरण स्वीकृत है, जिसमें इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो मोरेनो ने 1934 में किया था। किसने किया था, मोरेनो ने किया था। कब किया था, तो 1934 ईस्वी में क्या किया था, इसका प्रयोग समाज की मितियों पर आधारित था। यह मनोनाटक मतलब मनुष्य के क्या करते हैं कि आप उसकी सोच के अनुसार जो वह किस तरह से चीज़ों से बहाना बनाता है, बचता है, उस पर आधारित क्या था, यह परीक्षण था। तो स्थिति परक परीक्षण। और ये रहे आज व्यक्तित्व मापन में मैंने आपको 2 परीक्षण बता दिए। कौन कौन सा था, तो एक था वस्तुनिष्ठ विधियां मैंने बताया, और एक कौन सी विधियां बताया, आत्मनिष्ठ विधियां बताया। ठीक है,
आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां मैंने बता दिया। अब एक बचा है सिर्फ प्रक्षेपी विधि, जिसको मैं कल समाप्त कर दूंगा। तो आज के लिए सेशन को बस इतना ही रखते हैं। देखते रहिए इसी तरह बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन चीज़ों के साथ। देखिए ऐसा एक्सप्लेनेशन, ऐसी कंटेंट आपको सच में नहीं मिलेगा, अच्छा सच में नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रह जाएंगे। ये कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद पढ़ के पूरी क्लास लेके समझ सकते हैं। आप किसी नोट्स में देखिए, किसी बुक में देखिए, जल्दी नहीं मिलेगा आपको, इतनी डीप में चीज़ें समझी हुई नहीं मिलेंगी। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, और ज़्यादा से लोगों से क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।